हेलो दोस्तों। और इटर्नल्स के ट्रेलर ब्रेकडाउन से पहले मुझे लगा कि क्यों ना हम थोड़ा सा इन बिल्कुल ही नए सुपर हीरोज़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक साथ यहाँ पे 11 नए कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो पहले तो यही सही होगा कि आप इनको अच्छे से समझ जाओ, जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ही आसान भाषा में। प्लस ये भी जानेंगे कि कैसे इनका कनेक्शन हमारे थैनोस से है और कैसे इनकी कहानी कैप्टन मार्वल से भी जुड़ पाएगी। आप इसे एक क्रैश कोर्स भी समझ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कि ये आए कहाँ से। अब ये जानकारी मैंने कॉमिक से निकाली है, तो हो सकता है कि मूवी में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो सबसे पहले सेलेस्टियल नाम के बहुत ही बड़े और पावरफुल बींग्स हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने हम पे एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि उनके पास यही काम धंधा था। अब वैसे तो हम सेलेस्टियल से पहले ही मिल चुके हैं एमसीयू में। जैसे कलेक्टर का जो बेस था जिससे गार्डियंस मिलने जाते हैं, वो नोवेयर पे था, जो एक मरे हुए सेलेस्टियल का ही सर है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि इनका साइज़ कितना बड़ा होगा। वहीं उस सीन में जहां कलेक्टर उस पावर स्टोन वाले बंदे की वीडियो दिखाता है जिसने एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया, वो बंदा एक सेलेस्टियल ही था। वहीं ईगो यानी स्टार लॉर्ड के पिताजी भी एक सेलेस्टियल थे, और इस हिसाब से स्टार लॉर्ड भी एक सेलेस्टियल बन जाता है। और वॉल्यूम 2 के एंड में हमें ये भी पता चला कि ईगो के साथ उसकी भी पावर ख़त्म हो जाएगी। अगर तुमने मुझे मार दिया, तुम भी सबके जैसे एक दिन मर जाओगे। मतलब अब वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर इतना तो है कि वो एक पावर स्टोन को पकड़ सके। तो लाखों सालों पहले जब ये सेलेस्टियल हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो उसके 3 रिजल्ट आए। पहले थे इटर्नल्स, अच्छे दिखने वाले और पावरफुल यानी हीरोज़। दूसरे थे डिविएंट्स यानी बुरे दिखने वाले और हमेशा लड़ने वाले यानी विलन्स। और तीसरे हम इंसान। और इस तरह से आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे होगी इटर्नल्स और डिविएंट्स की फ़ाइट इंसानों को बचाने के लिए। अब यहाँ से थैनोस का कनेक्शन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ये आपकी मर्जी है, देखना है तो देखो वरना आगे स्किप करके चले जाओ। हर इटर्नल के बारे में जानने के लिए टाइम स्टैम्प मैंने नीचे दे ही रखे हैं। तो चलो शुरू करें। तो जब इटर्नल्स यहाँ थे तो उनके 2 मेन बंदे थे, एक क्रोनोस जो अच्छा था और एक यूरेनोस जो अपनी पावर का फ़ायदा उठा के दूसरों पे राज करना चाहता था। इनकी लड़ाई हुई और दाढ़ी वाला यूरेनोस हार गया और उसे और उसके सपोर्टर्स को यहाँ से भगा दिया गया। ये भागे हुए लोग पहले हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट यूरेनस पे जा बसे और फिर से लड़ाई की तैयारी करने लगे कि हम तो बदला लेके रहेंगे। हालांकि जब बदला लेने निकले तो रास्ते में उन्हें क्री वाले मिल गए। अब क्री से भी हम मिल चुके हैं एमसीयू में। ये बहुत ही पावरफुल है और उसके ज़रिए दूसरों पे राज भी करना चाहते हैं। कैप्टन मार्वल भी पहले इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा थी, जब तक उसे उनके बुरे इरादों के बारे में पता नहीं चला, और रोनन भी इन्हीं का मेंबर था। तो जब क्री और यूरेनस का सामना होता है तो क्री वाले जीत जाते हैं और वो एक इटर्नल को पकड़ लेते हैं, जिसकी बॉडी में जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनमें तो कुछ अलग है। और ऐसे ही उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना हम भी जाके इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करें, और वहीं से वो बनाते हैं इनह्यूमंस। और ऐसे ही एमसीयू में इनह्यूमंस की भी एंट्री हो सकती है। वैसे आपको पता ही होगा कि पहले इनह्यूमंस पे एक मूवी भी बनने वाली थी, लेकिन टीवी वालों ने उसे ले लिया और उस पर सीरीज़ बनाई और उसका कबाड़ा कर दिया। और अब क्योंकि इटर्नल्स आ रहे हैं, फैंटास्टिक 4 आएंगे और आगे जाके एक्समैन भी कभी ना कभी आएंगे ही, तो मुझे तो नहीं लगता कि एमसीयू में इनह्यूमंस हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। पर फिर मिस मार्वल की एंट्री भी होनी है, जो कॉमिक्स में एक इनह्यूमन ही थी। तो अगर उसके शो में उसकी स्टोरी चेंज नहीं होती तो वहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा कि इनह्यूमंस के आने के अभी कितने चांसेस हैं। लेकिन वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं, जहाँ क्री जीत जाता है और यूरेनोस हार जाता है, और हार के वो पहुँच जाता है सैटर्न के एक मून टाइटन पर। और वहाँ पे वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे शांति से रहेंगे, लेकिन इनकी फिर से आपस में लड़ाई हो जाती है और एंड में वहाँ पे एक ही औरत जिंदा रहती है जिसका नाम था सुसैन, जो एक्चुअली थैनोस की मम्मी जी है कॉमिक्स में। मूवीज़ का अभी हमें कुछ कंफर्म पता नहीं। अब उसके पापा के लिए हमें हमारे यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, जहाँ पे क्रोनोस का राज था, जो कि वही जीता था यहाँ पे। और वो बड़ा ही शांतिवादी और साइंसवादी इंसान था, लेकिन उसके एक एक्सपेरिमेंट में एक धमाका हो गया जिसने उसके यहाँ के सारे इटर्नल को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। लेकिन उसके 2 बेटे थे, जिसमें से एक था लारस यानी थैनोस के पिताजी, जो रेड स्कल भी इन्फिनिटी वॉर में बता ही देता है। थैनोस, अलार्स के बेटे। अब अलारस को पता था कि अगर 2 भाई है तो उनकी कभी ना कभी लड़ाई तो होगी ही, यही दुनिया का उसूल है। तो खुद ही वो वहाँ से चला जाता है, टेक्निकली उड़ जाता है, और उड़ते उड़ते वो पहुंच जाता है टाइटन पे, जहाँ पे वो मिलता है सुसैन से, और दोनों प्यार करके टाइटन को फिर से बागबान कर देते हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे उन्हीं का बेटा होता है थैनोस,
जो भले ही दो इटर्नल्स का बेटा है, पर उसकी बॉडी में कुछ बुरे दिखने वाले डिवियंस के गुण भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ही उसकी माँ उसे मारने की भी कोशिश करती है एक बार, लेकिन उसके अच्छे पापा उसे बचा लेते हैं। और आगे की कहानी तो आप जानते ही है कि टाइटन के बुरे दिन आ गए, तो उसने कहा कि क्यों ना हम आधे लोगों को मार देते हैं, और सबने उसे हट पागल कहके भगा दिया। पागल करार दिया गया। पर उसकी भविष्यवाणी ठीक हुई और तब उसने फैसला किया कि वो पूरे यूनिवर्स के आधे लोगों को मार देगा। और आगे की कहानी तो जानते ही है आप, और यही था पूरा थैनोस का कनेक्शन। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जानते हैं 10 नए एटर्नल्स के बारे में और एक अलग कैरेक्टर के बारे में। नंबर 1 है एजैक, जो एटर्नल्स की लीडर है और वही एक तरह से इन सभी को एक परिवार की तरह जोड़ के रखती है। वहीं ज़्यादातर एटर्नल्स की तरह उसके पास भी है सुपर स्ट्रेंथ, प्लस खुद को ठीक करने की पावर, प्लस ये सालों सालों तक जिंदा रह सकते हैं और उड़ने की पावर। लेकिन जो उसकी मेन पावर है वो है कि वो सेलेस्टियल से बात करना जानती है, जिसके ज़रिए यहाँ पे एटर्नल्स और सेलेस्टियल का कनेक्शन वही सेटअप करेगी। नंबर 2 है गिल्गामेश, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे दिलदार भी। एक तरह से इस टीम का हल्की मान लो, और कॉमिक्स में वैसे वो एवेंजर्स का भी हिस्सा रह चुका है। नंबर 3 है थीना, जिसकी स्पेशल पावर है कि वो वेपन बना सकती है किसी भी टाइम पे कॉस्मिक एनर्जी से। हालांकि वो इतनी फ्रेंडली नहीं है, पर गिल्गामेश से तब भी उसकी दोस्ती है अच्छी। नंबर 4 है मक्कारी, जिसकी पावर है कि वो बहुत ही तेज़ भाग सकती है, यानी टेक्निकली इस टीम की फ्लैश है वो। नंबर 5 है स्प्राइट, दिखने में भले ही एक छोटी सी बच्ची है, पर दिमाग में सबसे तेज़ और थोड़ी मस्तीखोर भी। बस उसे एक दुख है कि उसकी बॉडी हमेशा उसी साइज़ में रहेगी, और तभी सब उसे एक बच्चे की तरह ही देखते हैं। नंबर 6 है ड्रूइग, जिसकी बाकी सबसे नहीं बनती, और हो सकता है कि यहाँ पे वो इसी वजह से एक विलन बनता हुआ भी दिख जाए। नंबर 7 है फेस्टोस, इस ग्रुप का इंजीनियर जो उनके हथियार बनाएगा। हालांकि उसने अपने इन्वेंशन से कई बार इंसानों का भी भला किया है। नंबर 8 है किंगो, एक एटर्नल जो एक बॉलीवुड स्टार भी है, लेकिन उसे वो सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे विलन से लड़ने के लिए। नंबर 9 है इक्रिस, जो इन सब में सबसे ज़्यादा है पावरफुल, और वो आंखों से लेज़र भी छोड़ सकता है, और जब कोई फाइट होगी तो वही उनका मेन लीडर बन जाएगा। एक तरह से वो इस टीम का सुपरमैन है। नंबर 10 है सर्सी, जो इंसानों की भलाई के लिए ही काम करना चाहती है, और मूवी में एक तरह से वही सबको यहाँ पे इकट्ठा करेगी। वो अपनी पावर से किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदल सकती है, प्लस उसे इक्रिस से मोहब्बत भी है। और नंबर 11 है ब्लैक नाइट, जो एक इटर्नल तो नहीं है, पर तब भी वो काफ़ी पावरफुल है और एक काबिल तलवारबाज भी, और हो सकता है कि आगे वो एक अवेंजर भी बन जाए। हालांकि उसे भी यहाँ पे सर्सी से प्यार है, जो भी उसे यहाँ पे इटर्नल्स की स्टोरी से जोड़ देगा। और आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें आगे करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी। चलो मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।